हेलो दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग लिंग ने हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट कर दिया था, जिसके बाद हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से एक जायंट गेट समन होता है, जिसके अंदर पहले तो वांग लिंग इंटर नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर हेवन डिफाइंग बीट यहाँ वांग लिंग को एक थंडर पूल के पास ले आता है, जहाँ इस बार जब हेवन डिफाइंग बीट का वो जायंट गेट समन हुआ तो वांग लिंग कैसे तैसे करके उसके अंदर इंटर हो जाता है। अंदर आने पर वांग लिंग को एक अजीब सा स्पेस जानने को मिला, साथ ही साथ एक बंदे की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि वांग लिंग को डाउ के बारे में बताता है। वो असल में वांग लिंग को बताता है कि अगर तुम अपने डाउ के बारे में समझना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। इसके अलावा भी वांग लिंग को यहाँ थर्ड स्टेप कल्टिवेशन का एक छोटा सा ग्लिम्स मिल चुका था, जिससे वांग लिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग हेवन डिफाइंग बीट से बाहर आ गया था और बाहर आने के बाद जब वो गेट बंद होने लगा तो तभी अचानक वांग लिंग को वहाँ पर एक कल्टिवेटर की झलक दिखाई थी। उस कल्टिवेटर का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था क्योंकि वो थर्ड स्टेप कल्टिवेटर है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी थंडर पूल से शुरू होती है, जिसके दो सर्कल थे, एक आउटर सर्कल और दूसरा इनर सर्कल। जहाँ वांग लिंग फिलहाल आउटर सर्कल में मौजूद था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग लिंग की हेवन डिफाइंग बीट उसके सामने आ गई, जिसका अपीयरेंस चेंज होने लगा। उस पर सूरज की शक्ति और चांद की शक्ति के मार्क आना शुरू हो गए, यानी कि यिन और यांग की पावर यहाँ इस हेवन डिफाइंग बीट के अंदर आ चुकी थी। जिसके बाद हेवन डिफाइंग बीट वांग लिंग की बॉडी के अंदर जाकर समा जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूर एक दूसरे कल्टिवेटर पर आ गया था, जो कि अपने ब्लू थंडर बीस्ट पर सवार उसी थंडर पूल की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि थंडर इमोर्टल रेल्म जल्दी ओपन होने वाला है, इसलिए इस बार मुझे थंडर पूल में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्राइमल फोर्स रिफाइन करके इकट्ठा करनी होगी। वो ये सब सोचते हुए थंडर पूल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक उसे थंडर पूल से अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या थंडर पूल में कुछ चेंज हो चुका है। ये कहते हुए जब वो थंडर पूल के सामने आया तो सबसे पहले उसे अपने सामने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट देखने को मिला, जो कि उसे देखकर गुस्से से गुर्रा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर एक इल्यूजरी यिन रेल्म का पपेट भी है। ये दो इतनी पावरफुल चीजें देखकर वो कल्टिवेटर अपने मन में सोचने लगा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर मौजूद जो कल्टिवेटर है वो भी थंडर सेलेस्टियल हॉल का कोई मैसेंजर है। ये सब कहते हुए उस कल्टिवेटर की नजर वांग लिंग पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कह रहा था, लेकिन इस आदमी की कल्टिवेशन तो असेंडेंट स्टेज से ज्यादा नहीं लग रही, पर फिर भी असेंडेंट लेवल की कल्टिवेटर तो इस थंडर पूल के अंदर इंटर ही नहीं कर सकती। आखिर ये थंडर पूल के अंदर बेफिक्री के साथ कैसे बैठा हुआ है। ये सब जब वो सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग ने यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखें ओपन की, जिसके साथ ही यहाँ उस कल्टिवेटर पर एक बहुत ही सारा अजीब भारीपन सा प्रेशर लगने लगता है। उससे ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड के सामने खड़ा हो, जैसे कि उसकी इस आदमी के सामने कोई भी औकात नहीं हो। ऐसा प्रेशर तो सिर्फ एक थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर के सामने ही फील किया जा सकता है। इतना टेरिफाइंग प्रेशर यहाँ उस कल्टिवेटर के दिल और दिमाग पर लग रहा था, वो भी सिर्फ वांग लिंग की एक नजर से। इवन की इस प्रेशर की वजह से वो आदमी खून की उल्टी करने लगा। वो पीछे की तरफ गिरते हुए कहता है कि इस आदमी की सिर्फ एक ही नजर से मेरा दिल और दिमाग पूरी तरीके से हिल चुके, मैं अंदर से डैमेज हो चुका हूँ। आखिर ये आदमी है कौन। असल में वांग लिंग ने चूंकि उस थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर को देखा था तो वांग लिंग अभी भी उसी बारे में सोच रहा है और इसी वजह से यहाँ ये प्रेशर इस लड़के ने भी फील किया। जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि इसका नाम है शेनगोंग और ये थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर है। वैसे तो ये कॉर्पोरल यांग रेल्म का कल्टिवेटर था, लेकिन वांग लिंग की उस झलक और प्रेशर के बाद अचानक से इसको इंजरी हुई और उसी की वजह से इसका कल्टिवेशन लेवल भी गिर चुका है। शेनगोंग हैरान होते हुए कह रहा था कि मेरा डाउ हार्ट बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहा है और मेरी कल्टिवेशन भी कम हो गई। मैं अचानक इल्यूजरी यिन रेल्म पर आ गिरा हूँ। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि वांग लिंग उसे थर्ड स्टेप कल्टिवेशन के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वांग लिंग अपने मन में कह रहा था कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर थर्ड स्टेप कल्टिवेशन तक जाने का रास्ता है। आज मुझे बस सिर्फ उसकी एक झलक देखने को मिली और फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कीमती खजाना था और किसी दिन जब वो जायंट गेट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो उस अपॉर्चुनिटी का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो मेरे लिए कितने सारा फायदे की होगी। वांग लिंग यहाँ ये सब सोचने के बाद जब होश में आकर पीछे की तरफ शेनगोंग की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शेनगोंग भी अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी की सिर्फ एक ही नजर से मेरा दिल और दिमाग पूरी तरीके से शटर हो गई। ये आदमी यकीनन एक लेजेंडरी डाउट डीमन होगा। इसकी ओरिजिनल कल्टिवेशन कम से कम भी सेकंड स्टेप के पीक या फिर थर्ड स्टेप के नजदीक होगी, इसलिए मुझे इस आदमी को फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने इस आदमी को फॉलो करके अपना मास्टर बना लिया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दे सकता। शेनगोंग को अपने इरादों पर पूरे यकीन था, वो हमेशा दिल की बात मानता था। वो जानता है कि उसका दिल गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो फौरन वांग लिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि सीनियर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वांग लिंग उससे देख के बगैर ही सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि ये जूनियर, इसका नाम है शेनगोंग। मैं ऑल अलाइंस स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन में मौजूद शेन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। साथ ही मैं एक सेकंड क्लास का थंडर सेलेस्टियल हॉल मैसेंजर हूँ। ओरिजिनली मेरी कल्टिवेशन कॉर्पोरल यांग रेल्म की थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने प्लेज करूँ। प्लीज सीनियर, आप
मेरे मास्टर बन जाए। यानी कि ये एक ऐसी शपथ है जिस शपथ के बाद शेनगोंग वांगलिंग के साथ जुड़ जाएगा और उसे हमेशा वांगलिंग की बात माननी पड़ेगी। शेनगोंग बताता भी है कि ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपके रेल्म का प्रेशर महसूस किया और मैं सेंस कर सकता हूँ कि आप कितने ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये सब मैं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ वांगलिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यही सोच रहा था कि मेरी कल्टिवेशन बेशक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लगता है कि शायद मेरी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मेरे साथ ये शपथ लेना चाहता है। इसलिए वांगलिंग तो उसे एक्सेप्ट करने का नहीं सोच रहा था क्योंकि ये वांगलिंग के लिए ठीक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ शेनगोंग वांगलिंग से कह रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी कल्टिवेशन फैमिलीज एफिलिएटेड है, यानी कि मुझे बहुत सारी फैमिलीज का सपोर्ट है। अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊं तो इससे आपकी ताकत भी इंक्रीज होगी। और वैसे भी ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सारे के सारे सेलेस्टियल हॉल मैसेंजर इसी तरह अपने साथ लोगों को जोड़ते हुए खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जहाँ कियान फैमिली भी वांगलिंग के साथ अलायंस बनाना चाहती थी, लेकिन वांगलिंग ने साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि वांगलिंग जानता है कि वो इतना सारा ताकतवर नहीं कि वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। पर यहाँ पर मौजूद ये शेनगोंग वांगलिंग के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये जूनियर वाकई में काम का है, लेकिन किसी दिन जब इसे सच्चाई मालूम हो जाएगी तो तब मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट हो सके। ये लड़का मेरे लिए अपने सारे खतरे भी ले आएगा। इसलिए वांगलिंग शेनगोंग की बातों को नहीं मानना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ शेनगोंग तो कैसे तैसे वांगलिंग को एग्री करना चाहता है। वो वांगलिंग से कह रहा था कि प्लीज सीनियर आप इस जूनियर के प्लेज को एक्सेप्ट कर ले। मैं आपसे सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहता हूँ। मैं अपने कल्टिवेशन के बॉटलनेक पर पहुंच चुका हूँ जिससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा। सिर्फ आपकी गाइडेंस ही मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। लेकिन वांगलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, यानी कि वांगलिंग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जिस पर शेनगोंग को काफी बुरा लगा। वो उदास चेहरा पकड़ लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अचानक यहाँ पर वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे मना मत कीजिए। मैं अपनी मन मर्जी से आपको अपनी डाउ सोल का टुकड़ा भी देने के लिए तैयार हूँ, जो कि आपके साथ मेरी 100% वफादारी का प्रूफ होगा। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी प्लेज को एक्सेप्ट करें। मैं अगले 1000 साल तक आपको सर्व करना चाहूंगा। ये सब कहते हुए यहाँ शेनगोंग ने अपनी डाउ सोल का टुकड़ा बाहर निकाल लिया था, जो देखकर तो लिन सुआन भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है जो कि अपनी मन मर्जी से अपनी डाउ सोल इस तरह से ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ शेनगोंग के हाथ में उसकी डाउ सोल का टुकड़ा देकर अपने मन में कहने लगा कि अगर ये अपनी डाउ सोल का टुकड़ा मुझे दे रहा है, फिर अगर फ्यूचर में ये मेरे खिलाफ भी हो गया तब भी ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब तक वांगलिंग के पास इसकी डाउ सोल है वांगलिंग आसानी के साथ उसे जान से मार सकता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। इसलिए हर हाल में शेनगोंग को वांगलिंग की बात माननी ही पड़ेगी। जो सब सोचने के बाद वांगलिंग शेनगोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, तुम डाउ सोल तो मुझे दे रहे हो, लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं कि बाद में इसका अफसोस होगा। शेनगोंग को अपने इंस्टिंक्ट पर पूरा यकीन था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इस जूनियर को कभी भी इस फैसले का अफसोस नहीं होगा। इसलिए वांगलिंग भी उसकी डाउ सोल का टुकड़ा अपने पास रख लेता है। इसके बाद वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, जिस पर शेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म जल्दी ओपन होने वाला है और उसके ओपन होने से पहले मैंने सोचा था कि मैं थंडर पूल में आकर कल्टिवेशन करते हुए थोड़ी प्राइमल फोर्स इकट्ठा कर लूंगा। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं अल हेवन स्टार सिस्टम से नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली थंडर इमोर्टल रेल्म कब ओपन होने वाला है। जिस पर शेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि 30 साल बाद, और हम जैसे सेकंड स्टेप कल्टिवेटर अपने थंडर कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर कर सकते हैं। ये सुनकर तो वांगलिंग याद करने लगा कि पिछली बार जब मैं रेन इमोर्टल रेल्म गया था तो वहाँ पर वांगलिंग को बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मिले थे, जैसे कि गॉड शूटिंग चैरी और सेलेस्टियल सोर्ड्स, मास्टर ज़ावी जिन्होंने अपने असेंडेंट क्रिस्टल भी वांगलिंग को दिया था। और अब बारी है थंडर इमोर्टल रेल्म की, जहाँ पर भी वांगलिंग को बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मिल सकते हैं, इसलिए वांगलिंग वहाँ पर जाना मिस नहीं कर सकता। इसलिए वांगलिंग यहाँ शेनगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करने के लिए कितने हाई कल्टिवेशन लेवल पर रिस्ट्रिक्शन लगती है। जिस पर शेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि असेंडेंट के लेट स्टेज और उससे लो लेवल के कल्टिवेटर आसानी के साथ वहां इंटर कर सकते हैं, पर थंडर सेलेस्टियल हॉल की सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए सेकंड स्टेप कल्टिवेटर भी यहां थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर कर पाएंगे। लेकिन थंडर सेलेस्टियल रेल्म के रूल्स के हिसाब से कोई भी वहां पर निर्वाणा स्काइरल रेल्म की डिवाइन एबिलिटी या फिर उससे ज्यादा पावरफुल डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पूरा की पूरा थंडर सेलेस्टियल रेल्म ही कोलैप्स कर जाएगा। जो सुनकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद वो थंडर पूल की इनर सर्कल की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग कदम पर कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। शेनगोंग देखकर हैरान था कि वांगलिंग ने अंदर की तरफ 70 कदम ले लिए, 80 कदम, 90 कदम और पूरे 100 कदम सेंटर की तरफ जाते हुए 100 कदम। ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी और वांगलिंग ऐसे चल रहा था जैसे कि उसके लिए ये थंडर कुछ भी नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि वांगलिंग की फिजिकल बॉडी और उसकी सोल बॉडी दोनों ही थंडर से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये थंडर वांगलिंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ शेनगोंग को तो ऐसा लग रहा था कि यकीनन ये आदमी यकीनन बहुत ही पावरफुल
पावरफुल कल्टिवेटर होगा जिसने अपनी ओरिजिनल कल्टिवेशन कंसील करके रखी हुई है। मैंने इस बंदे को अपना मास्टर बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। ये सब कहते हुए शेनगोंग भी खुश होकर धीरे धीरे से थंडर पूल के अंदर की तरफ आने की कोशिश करने लगा। जहां अंदर आने के बाद शेनगोंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सिर्फ 10 कदम चलने के बाद ही शेनगोंग की लिमिट पूरी हो गई और वो वहीं पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया, जहां उसके लिए थंडर फोर्स भी ज्यादा था। इवन कि वो खून की उल्टियां कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि अभी सिर्फ मैं 10 स्टेप ही अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टिवेशन का एक लेवल कम हो गया। जब मैं कॉर्पोरल यांग रैलम के पीक पर हुआ करता था तब मैं आसानी के साथ 50 कदम अंदर की तरफ जा पाता था। वो ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग 100 कदम आगे जाने के बाद कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया था और वो आसपास थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते उसे प्राइमल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा था। साथ ही साथ वांगलिंग याद करते हुए कहता है कि ली डाउसी के साथ फाइट करते हुए मेरी एनर्जी काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिस थंडर एनर्जी को मैं यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ। साथ ही साथ थंडर प्राइमल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की थंडर एनर्जी को प्राइमल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट स्टेप कल्टिवेटर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन वांगलिंग फिर भी ये कर रहा था। और चूंकि वांगलिंग की फिजिकल बॉडी और उसकी ओरिजिन सोल दोनों ही प्योर थंडर एनर्जी से बनी है, तो इसलिए वांगलिंग बहुत ज्यादा तादाद में थंडर एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था, जो देखकर शेनगोंग अपने मन में कहने लगता है कि यकीनन मास्टर की कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा डीप है, जो कि वो इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी को इस तरह से अपनी तरफ खींच रहा है। मैं खुद कभी भी इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया, वरना मेरी ओरिजिन सोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती। ये सब कहते हुए शेनगोंग और वांगलिंग दोनों ही कल्टिवेशन कर रहे थे और ये दोनों ही थंडर एनर्जी को यहाँ प्राइमल फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ कल्टिवेशन करते करते पूरे 2 साल गुजर गए थे। 2 साल बाद वांगलिंग महसूस करता है कि यहाँ जो आउटर लेयर की थंडर फोर्स है वो पूरी तरीके से 100% प्योर नहीं, तो इसलिए इससे बनने वाली प्राइमल फोर्स भी इतनी ज्यादा प्योर नहीं हो सकती। लगता है कि मुझे यहाँ इस थंडर पूल के सेंटर की तरफ जाना होगा, यानी कि इनर सर्कल में, जहाँ पर पर्पल कलर की लाइटनिंग चमक रही थी, यानी कि वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट थंडर एनर्जी होगी, जिसे वांगलिंग कन्वर्ट करके प्योरेस्ट प्राइमल फोर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ बना सकता है। और वांगलिंग को वैसे भी जल्द से जल्द खुद की रिकवरी करनी थी और खुद को ताकतवर करना था, इसलिए वांगलिंग ज्यादा इंतजार नहीं करता, बल्कि वो फुन से खड़े होकर दोबारा से आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगा, जो देखकर तो शेनगोंग भी एक्साइटेड हो गया और वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो मोमेंट आ गया जहां मैं अपने मास्टर की महानता देख पाऊंगा। वो अब इनर सर्कल की तरफ मूव करने वाले हैं। अब मुझे मेरे सीनियर की डिवाइन एबिलिटीज देखने को मिलेगी और मैं उनकी ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाऊंगा, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी खुद की कल्टिवेशन भी इंप्रूव करने में मेरी मदद करेगी। वो ये सब कहते हुए खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने इनर सर्कल की तरफ धीरे धीरे करके एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वांगलिंग आगे की तरफ कदम बढ़ाता है उस पर बहुत ही खतरनाक हेवन एंड अर्थ लाइटनिंग आकर गिर रही थी, जिससे वांगलिंग को बहुत तकलीफ होती है। उसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन भी गुर्राते हुए बाहर की तरफ आ गया और दोबारा से वांगलिंग की बॉडी के अंदर जाकर समा जाता है। वांगलिंग भी महसूस कर पा रहा था कि ये थंडर फोर्स बहुत ही टेरिफाइंग है। जैसे जैसे वांगलिंग आगे बढ़ता रहेगा उस पर पड़ने वाली थंडर एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग होती रहेगी, और फिर भी वांगलिंग उस थंडर की फोर्स को बर्दाश्त करते हुए जोर जबरदस्ती आगे बढ़ता जा रहा था। इसी तरह करते करते वांगलिंग टोटल 10 कदम आगे बढ़ता है, जहाँ 10 कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक से वांगलिंग पर हेवन की तरफ से एक बहुत ही टेरिफाइंग थंडर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, जिसे देखकर तो वांगलिंग का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट और शेनगोंग भी सरप्राइज हो गए। ये थंडर फोर्स प्रेशर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वांगलिंग जबरदस्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, इसलिए वांगलिंग अपना कदम पीछे की तरफ करते वहीं पर रुक जाता है, जो देखकर तो शेनगोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया और वो अपने मन में सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकते हैं, मास्टर इतनी हाई कल्टिवेशन के साथ भी सिर्फ 10 कदम आगे कैसे बढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टेरिफाइंग ऑरा जो कि मैंने उस लम्हे फील किया था वो बस सिर्फ एक इत्तेफाक था, जिसका मतलब होगा कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने जो यहाँ पर मास्टर के साथ प्लेज किया है वो सिर्फ एक मजाक हो गया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक। आखिर मैंने ये क्या कर दिया। वो ये सब सोचते हुए अभी गुस्सा हो ही रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से वांगलिंग पर आ गया, जहाँ वांगलिंग सोच रहा था कि मैं अगर अपना पूरा जोर भी लगा दूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि मेरी जो ओरिजिन सोल है वो भी सेम सोर्स यानी कि थंडर से बनी है, जरूर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। वांगलिंग जब यहाँ ये सब सोचते हुए अपनी आंखें ओपन करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि हर एक चीज हवा में ही फ्रीज हो गई, पानी हो या फिर थंडर लाइटनिंग, जिससे वांगलिंग जैसे ही टच करता है वो वांगलिंग को पीछे की तरफ धकेल देती है। ये देखकर वांगलिंग कहने लगा कि हम दोनों के पास सेम सोर्स है, फिर भी ये दोनों सेम फोर्स एक दूसरे को दूर धकेल रही है। क्या आगे बढ़ने का असली राज कहीं ये तो नहीं कि मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि डाउ के हिसाब से हेवन एंड अर्थ के जितने भी फेनोमेनास होते हैं वो हमारे अंदर से जन्म लेते हैं, तो इसका मतलब कि मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करनी बल्कि अपने डाउ को इसके साथ मर्ज करना होगा। ये कहते साथ ही वांगलिंग ने फन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन यानी कि डाउ को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसमें थंडर की पावर भी थी, और वांगलिंग यहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करते उसे यहाँ इस थंडर पूल के साथ मर्ज कर देता है। और चूंकि ऐसा करने की वजह से वांगलिंग और ये थंडर पूल एक दूसरे के साथ एक हो चुके थे तो इन
दोनों की थंडर फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रही, बल्कि यहाँ हम देखते हैं कि थंडरपूल वांगलिंग को वेलकम कर रहा था। वांगलिंग बिना किसी खौफ के एक एक कदम बढ़ाकर बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो शेनगोंग की भी आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि मास्टर तो इस थंडर पर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि ये उनके लिए सीढ़ियां हो। बल्कि अगर कहा जाए तो थंडर ने खुद मास्टर को एक्सेप्ट किया, यानी कि मास्टर थंडर डाउ के पीक पर पहुंच चुके हैं। 2 साल जो मैंने यहाँ पर इंतजार किया वो इसी तरह के किसी लम्हे के लिए किया था। मैं अपने महान मास्टर की डिवाइन एबिलिटी को देखना चाहता था, जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिखा दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग काफी कूल तरीके से मूव करते करते थंडरपूल के इनर सर्कल के सेंटर में पहुंच गया था, जहाँ पर वांगलिंग कह रहा था कि मैंने थर्ड स्टेप की सिर्फ एक झलक देखी और इससे मुझे डाउ की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। बेशक इस डाउ का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये 1000 डिवाइन एबिलिटी इससे ज्यादा कीमती है। जो सब कहते हुए वांगलिंग वही सेंटर में कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया था। शेनगोंग भी दूर से ये सब देख रहा था। तभी अचानक वो साइड की तरफ महसूस करता है कि हवा में एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक आदमी धीरे धीरे निकलकर बाहर आने लगा और वो कहता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा भीड़ से भरी हुई है। वांगलिंग भी ये आवाज सुनकर तिरछी आंख से उस आदमी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ शेनगोंग उस आदमी को देखते ही पहचान गया था और वो कहता है कि जेन कोंगली, आखिर ये यहाँ पर कैसे? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन कोंगली वो भी थंडर सेलेस्टियल हॉल का एक मैसेंजर था, जो कि अभी हाल ही में इंटर हुआ है और साथ ही साथ वो भी एक कॉर्पोरल यांग रैल्म का कल्टीवेटर है। वो भी शेनगोंग की तरफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी अचानक उसकी नजर थंडरपूल के सेंटर में मौजूद वांगलिंग पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इस आदमी की कल्टीवेशन तो सिर्फ असेंडेंट के पीक पर है, फिर भी ये थंडरपूल के इनर सर्कल में इतनी शांति के साथ कैसे बैठा हुआ है। जेन कोंगली को भी यहाँ पर वांगलिंग काफी जरा मिस्टीरियस लग रहा था। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुस्कुराकर अपने मन में कहता है कि यकीनन इसके पास कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर होगा, जिसकी वजह से ये इनर सर्कल के थंडर्स को बर्दाश्त कर पा रहा है। यहाँ जेन कोंगली अब ये सब कह रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ शेनगोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि कोंगली, ये जगह तुम्हारे आने के लिए नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद सुनकर कोंगली उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ओ अच्छा, ये तो तुम हो शेनगोंग, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाया। वो क्या है ना कि तुम्हारी कल्टीवेशन गिर चुकी है, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जिस पर शेनगोंग कहता है कि इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोंगली कहाँ सुनने वाला था। वो धीरे धीरे सामने की तरफ आते हुए वांगलिंग को आवाज देकर कहता है कि इनर सर्कल में मौजूद मेरे दोस्त, मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हारे पास यकीनन बहुत ही कोई कीमती ट्रेजर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इनर सर्कल के थंडर्स को बर्दाश्त कर पा रहे हो। प्लीज बाहर आओ और मुझे वो ट्रेजर दिखाओ, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वांगलिंग की बॉडी के अंदर मौजूद लिनसुआन डर से कांपते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, अब ये भी हमारे पीछे पड़ चुका है। अगर इसे हमारे राज के बारे में मालूम हो गया तो हम लोगों की खैर नहीं, हम मरेंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने मन में सोचने लगा कि इस कॉर्पोरल यांग रैल्म के कल्टीवेटर को लगता है कि मेरे पास यकीनन कोई ग्रेट ट्रेजर है, और इसी गलत फहमी की वजह से ये आदमी इतनी आसानी के साथ यहाँ से नहीं जाने वाला। यही सही वक्त है शेनगोंग की लॉयल्टी को चेक करने के लिए। अगर शेनगोंग मेरे साथ लॉयल है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जेन कोंगली के साथ फाइट करेगा मेरे लिए, ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके और मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेनगोंग भी यहाँ पर ऐसे ही सोच रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि पहले हम दोनों की कल्टीवेशन बिल्कुल इक्वल थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी कोंगली को बर्दाश्त कर रहा था। बेशक अब मेरी कल्टीवेशन गिर चुकी है तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरे मास्टर है, और मेरे मास्टर के होते हुए भला मुझे डरने की क्या जरूरत है। इसलिए शेनगोंग फुर्सत से अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए गुस्से के साथ अपनी पावर अनलीश करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड्स है। कोंगली, अगर तुम यहाँ से 3 सेकंड में नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो सुनकर तो कोंगली भी हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ एक एसेंडेंट लेवल की कल्टीवेटर के लिए, जिसके पास कोई कीमती ट्रेजर है, उसके लिए ये शेनगोंग मेरे साथ मरते दम तक फाइट करने के लिए तैयार है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? शेनगोंग, मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो। ये सब कहते हुए कोंगली ने भी अपनी तलवार बाहर की तरफ निकाल ली थी और वो भी अपनी पावर्स अनलीश करने लगा, जो बात शेनगोंग को अच्छी नहीं लगी और वो अपने स्पीयर को लेते हुए फौरन कोंगली पर हमला करने लगा। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें शेनगोंग को जरा से भी डर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका मास्टर यहीं पर मौजूद है, भला उसे किस बात का खौफ हो, और वो बेखौफ होकर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। दूसरी तरफ लिनसुआन तो घबराते हुए कहता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और शेनगोंग की कल्टीवेशन वैसे भी कम हो चुकी है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शेनगोंग इससे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। फिर दूसरी तरफ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर शेनगोंग इस फाइट को हार गया तब भी मैं कोंगली के हाथों में जाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी करूँ तब भी शेनगोंग को मुझ पर शक हो जाएगा और मैं खतरे में आ सकता हूँ। वांगलिंग यहाँ ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेनगोंग अपनी पूरी ताकत के साथ कोंगली से टकराते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट से शेनगोंग पीछे की तरफ दिखने लग गया और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी अचानक वांगलिंग की आवाज शेनगोंग को सुनाई देती है, जहाँ वांगलिंग शेनगोंग से कह रहा था कि शेनगोंग, इस फाइट में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बल्कि ये फाइट तुम्हारा इम्तिहान है। अगर इसमें तुमने जीत हासिल की तभी तुम्हारी काबिलियत साबित होगी और मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाकर रखूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम काबिल नहीं और मैं तुम्हें तुम्हारी डाउ सोल लौटा दूंगा, जिसके बाद तुम जाने के लिए
आजाद हो। जो सुनकर तो शेनगोंग और भी जरा सीरियस हो गया था। वो मरते दम तक फाइट करने के लिए तैयार है क्योंकि वो अपने मास्टर के सामने खुद को साबित करना चाहता था। इसलिए वो अपना खून पोंछते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, शेनगोंग आपको निराश नहीं करेगा। ये कहते वो अपने कई सारे स्पीयर्स समन करके कोंगली के साथ फाइट करने लगा, जहाँ दूसरी तरफ कोंगली भी बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो शेनगोंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए उस पर हंसकर कह रहा था कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है शेनगोंग, तुम एसेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर को अपना मास्टर कहकर पुकार रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो ट्रेजर इस लड़के से चाहिए इसलिए तुम उसके साथ ये खेल खेल रहे हो और उसे बार बार सीनियर मास्टर कहकर पुकारने से तुम्हें लगता है कि मैं डरकर यहाँ से चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो कहती कोंगली ने एक पावरफुल स्लैश अटैक शेनगोंग पर चल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि शेनगोंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, पर फिर भी वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हम देखते हैं कि शेनगोंग ने यहाँ पर अपनी प्राइमल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए टेरिफाइंग थंडर ड्राइविंग टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि वो हेवन एंड अर्थ की थंडर फोर्स को यहाँ पर समन कर सके, जिसपे शेनगोंग कामयाब भी हो जाता है। उसकी बॉडी के आसपास काफी खतरनाक थंडर एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ वांगलिंग महसूस कर पा रहा था कि शेनगोंग की बॉडी के अंदर मौजूद उसका डाउ हार्ट और उसकी थंडर एनर्जी एक दूसरे के साथ खिलाफ में है, इसलिए वो एक दूसरे से टकरा रही है। ये चीज कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं देख पाता, लेकिन वांगलिंग ने चूंकि थर्ड स्टेप कल्टिवेशन को एक झलक देखा है, तो इसी वजह से वांगलिंग को कल्टिवेशन और डाउ की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो ये सब देख पा रहा था। और यही तो शेनगोंग का बॉटलनेक यानी कि डेडलॉक था, जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। बेशक यहाँ पर शेनगोंग की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन अंदर से उसकी थंडर एनर्जी अभी भी खोखली है और वांगलिंग इस बात को महसूस कर सकता है और वो साथ ही साथ ये भी जानते रहे कि इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वांगलिंग की अंडरस्टैंडिंग इन सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेनगोंग ने अपने स्पेयर को कोंगली की तरफ थ्रो कर दिया था, जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक करके पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोंगली ने यह 1000 सोर्ड फॉर्मेशन आर्ट क्रिएट करते हुए एक बहुत बड़ा डिवाइन सोर्ड क्रिएट कर दिया था, जिससे वो शेनगोंग की तरफ भेज रहा था। ये देखकर शेनगोंग भी अपने डिवाइन स्पेयर को समन कर लेता है और हवा में हम देखते हैं कि इन दोनों के अटैक सिरा जाकर एक दूसरे से टकरा गए। ये दोनों ही अपनी पूरी जान लगा रहे थे, जिस टकराव की वजह से अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट ने इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल दिया। शेनगोंग और भी जरा इंजर्ड हो गया था, वो खून की उल्टी कर रहा था और अचानक से खड़े होकर यहाँ कोंगली से कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हारे तरीकों से नफरत थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे एक बात का अंदाजा तो हो गया कि तुम्हारे पास भी अच्छे स्किल्स मौजूद है। तभी अचानक यहाँ शेनगोंग को साइड से वांगलिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि शेनगोंग से कह रहा था कि शेनगोंग तुम्हारी डिवाइन एबिलिटीज में बेशक थंडर की शेप और उसकी ताकत जरूर है, लेकिन तुम्हारी डिवाइन एबिलिटीज में थंडर्स की सोल मिसिंग है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारा डाउ हार्ट अभी तक तुम्हारे थंडर के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ, और अगर तुम्हारा डाउ हार्ट ही तुम्हारे थंडर के साथ कंप्लीटली मर्ज नहीं होगा तो तुम बताओ कि आखिर तुम असली थंडर की पावर को कैसे अनलीश कर सकोगे और उसे कमांड कैसे दे सकोगे। जो सुनकर तो शेनगोंग वांगलिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल हॉल के लीडर ने भी शेनगोंग से बिल्कुल ऐसे ही कहा था। और शेनगोंग यहाँ पर वांगलिंग को मास्टर कहकर पुकारते हुए कहता है कि इसी में मास्टर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, जिस पर कोंगली तो शेनगोंग पर हंस रहा था और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि डाउ इंटेंट को थंडर के साथ पूरी तरीके से मर्ज होना होगा, लेकिन कल्टिवेशन का रास्ता बहुत ही जरा अनक्लियर होता है। कोई भी नहीं जानता कि ये काम कैसे किया जाए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता बल्कि एक्शंस मैटर करते हैं। इस तरह की महानता वाली बातें तो तुमने कर ली, चलो अब मुझे भी दिखाओ कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। कोंगली की ये बातें सुनते हुए वांगलिंग फुरस से हवा में आकर अपने हाथ में थोड़ी सी अपनी थंडर एनर्जी इकट्ठा कर लेता है, जो कि उसने फुरस से शेनगोंग के सोलसी के अंदर भेज दी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग की वो थंडर एनर्जी यहाँ कोंगली के सोलसी में आकर वांगलिंग की लाइफ एंड डेथ डोमेन बनाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर पहले ही वांगलिंग की थंडर फोर्स है और वो यहाँ पर शेनगोंग की सोल को थंडर फोर्स के साथ मर्ज करने में उसकी मदद कर रही थी। बेसिकली वांगलिंग शेनगोंग को सिर्फ रास्ता दिखा रहा था, जो कि शेनगोंग को समझ आ जाता है। वांगलिंग शेनगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अब समझ गए, जिस पर शेनगोंग का ऑरा चेंज होने लगा। उसकी आंखें खुल चुकी थी, उससे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर कह रहा था कि मैं समझ चुका हूँ। मैं हमेशा से किनारों पर फोकस करता रहा, लेकिन मुझे किनारों के बजाय डाउ एसेंस के सोर्स पर फोकस करना चाहिए, तो मैं अपने दुश्मनों को बिना लड़े ही डरा कर भगा सकता हूँ। जो कहती शेनगोंग ने खतरनाक थंडर फोर्स अनलीश की, जिसके प्रेशर को महसूस करके कोंगली भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि शेनगोंग ने सिर्फ एक ही झटके में डाउ एसेंस के कोर पर पॉइंट करना शुरू कर दिया। इंस्टेंटली उसका डाउ हार्ट भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसका डाउ हार्ट एडवांस होकर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, जिसकी वजह से शेनगोंग की थंडर एबिलिटीज पर पहले से ज्यादा पकड़ मजबूत हो चुकी है। लेकिन कोंगली को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली एसेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर आखिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे रख सकता है। ये आदमी कोई मामूली एसेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर नहीं हो सकता। जरूर इसने भी अपनी कल्टीवेशन को कंसील किया है, जबकि इसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ शेनगोंग वांगलिंग का शुक्रिया अदा करता है इस अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस के लिए। साथ ही सर वो कोंगली की तरफ देखते हुए कह रहा था कि जेन कोंगली चलो आ जाओ, अब दोबारा से फाइट करते हैं, मैं इस बार तैयार हूँ। इस बार शेनगोंग का प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग था, जो महसूस करके कोंगली भी फौरन यहाँ वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने सीनियर की कल्टिवेशन को डिस्टर्ब किया। उम्मीद करता हूँ कि सीनियर इसके लिए मुझे माफ कर देगा। वांगलिंग उसकी बातें सुनकर खामोश खड़ा था। दूसरी तरफ कोंगली यहाँ शेनगोंग की तरफ भी देखते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन मेरे भाई शेनगोंग, इतना काबिल तरीन मास्टर अपने लिए तलाश करने के लिए तुम वाकई में बहुत ज्यादा खुश नसीब हो, ये तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं हार एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अब तुमसे नहीं लड़ने वाला। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मुझे थंडर सेलेस्टियल हॉल की समन डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है। आज और अभी से मैं चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर काम करें। मैं चाहूंगा कि थंडर सेलेस्टियल हॉल के हम दोनों फेलो मैसेंजर बने। ये सब कहने के बाद कोंगली वहाँ से जाने की इजाजत मांगते हुए फौरन वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद शेनगोंग भी वांगलिंग की तरफ आते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपकी पीसफुल कल्टीवेशन को बिला वजह डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जिस पर वांगलिंग कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर ये समन डिग्री क्या है। जिस पर शेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि समन्स डिग्री थंडर सेलेस्टियल हॉल के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बुलाने की एक ऑर्डर डिग्री है, यानी कि थंडर सेलेस्टियल हॉल के जितने भी कैंडिडेट्स और मैसेंजर हैं उन सबको ये एक समन डिग्री मिलेगी, जिसके मुताबिक 3 महीनों बाद हमें थंडर सेलेस्टियल हॉल में इकट्ठा होना होगा, जहाँ पर मैसेंजर्स और एल्डर्स की पोजीशंस खाली होगी और अलग अलग वैकेंसी के लिए लोग कंपटीशन करते हुए फाइट करेंगे। जोंगली भी इस कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए हिस्सा लेगा और जितनी उसकी कल्टिवेशन है मुझे पूरी यकीन है कि वो आसानी के साथ एक न एक पोजीशन तो हासिल कर ही लेगा। जो सब सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि जब तक शेनगोंग मेरे साथ है बिलावजा की मुसीबतें मेरी तरफ आती रहेगी। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर शेनगोंग से कहता है कि फिलहाल मैं सेकुलेशन में जाने वाला हूँ, मुझे एक डिवाइन एबिलिटी को पूरी तरीके से मास्टर करना है, इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ से पहले जा सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जो सब सुनकर शेनगोंग फौरन अपने पास से एक साउंड ट्रांसमिशन जेट स्लिप बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे, आप ये साउंड ट्रांसमिशन जेट स्लिप अपने पास रख ले, आपको जैसी मेरी कोई भी जरूरत पड़े, कोई भी आपको मुझसे काम हो तो आप इसकी मदद से मुझे बुला ले और मैं फौरन से आ जाऊंगा। साथ ही सर वो अपने पास एक दूसरा जेट टोकन निकालते हुए कहता है कि इसके अंदर ऑल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन का पूरा के पूरा स्टार मैप मौजूद है, ये आपको सफर के दौरान गाइड करने में मदद करेगा, तो इसे भी अपने पास रख लीजिए। जो सुनकर वांगलिंग वो दोनों जेट स्लिप्स और जेट टोकन अपने पास रख लेता है। इसके बाद उसने शेनगोंग को अलविदा कर दिया। शेनगोंग भी फौरन वहां से रवाना हो गया। पीछे की तरफ वांगलिंग उसी थंडर पूल में वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन दोबारा से करना शुरू कर देता है, जहां वो थंडर को कन्वर्ट करके प्राइमल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा था। ऐसे ही करते करते पूरे 8 साल गुजर गए। वांगलिंग अभी भी थंडर पूल के सेंटर में मौजूद था, जहां पर वो खुश होते हुए कह रहा था कि इस थंडर पूल में 10 साल की कल्टीवेशन के बाद मेरी ओरिजिन सोल पूरी तरीके से कंप्लीट परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। यानी कि वांगलिंग ने इतनी ज्यादा थंडर फोर्स और प्राइमल फोर्स अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर ली थी कि अब जरा से भी जगह नहीं बची और ज्यादा प्राइमल फोर्स और थंडर फोर्स एब्सॉर्ब करने के लिए। और ये बॉटलनेक वांगलिंग के कल्टीवेशन रेल्म की वजह से था, इससे ज्यादा वांगलिंग आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सेकंड स्टेप कल्टीवेशन में कुछ भी करके ब्रेक थ्रू करना ही होगा। जो सब सोचने के बाद वांगलिंग फौरन अपने पास से हेवन डिफाइंग बीट को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसके 5 एलिमेंट्स अब कंप्लीट हो चुके थे। जो 5 एलिमेंट्स कंबाइन होकर 2 फॉर्म्स में बदल चुके हैं, एक यिन और दूसरा यांग फॉर्म। लेकिन आखिर इस यिन यांग का मतलब क्या है, हेवन डिफाइंग बीट के सारे राज अभी भी वांगलिंग को समझ नहीं आ रहे थे। वांगलिंग यही सोच रहा था कि आखिर हेवन डिफाइंग बीट को आगे क्या चाहिए होगा। ये सब सोचते हुए वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट के अंदर भी जानकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट के स्पेस के अंदर अभी भी मिस लिमुआन, वांगपिंग और उसकी वाइफ की सोल्स मौजूद थी। बल्कि वांगलिंग महसूस करता है कि हेवन डिफाइंग बीट के अपग्रेड होने की वजह से वो सोल सोर्स भी ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी। इसके बाद वांगलिंग सोचने लगा कि 10 साल तो गुजर चुके हैं, इसका मतलब कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने में बस सिर्फ 20 साल बचे हैं। और थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने से पहले वांगलिंग को कुछ भी करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसके लिए वांगलिंग यहाँ पर उसे स्टार मैप का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि साउथर्न रीजन में यहाँ पर बहुत सारे अबंडेंट प्लैनेट्स मौजूद है, जिसमें से एक प्लैनेट ऐसा भी था जहाँ पर सिर्फ मॉर्टल इंसान रहा करते थे और ये जगह वांगलिंग को पसंद आती है। वांगलिंग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर सकता था, जिस दौरान उसे कोई भी परेशान ना कर सके। वांगलिंग को एक ऐसा प्लेनेट चाहिए था जो कि पूरा की पूरा वांगलिंग का हो, वहाँ पर दूसरा कोई भी बंदा मौजूद ना हो वांगलिंग को डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए वांगलिंग अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट पर सवार होते उसी प्लेनेट की तरफ रवाना हो गया। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।